अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। पहलगाम हमला हुआ और अल्लाह माफ़ फरमाए, हम तो इसको कंडेम ही करेंगे। जो हुआ गलत हुआ, जिसके साथ हुआ गलत हुआ, चाहे वो मुस्लिम था गैर मुस्लिम था। इल्ज़ाम आयद है इमरान प्रतापगढ़ी पे कि आप मुसलमानों को मोदी के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ उकसाते हैं और आप ये चाहते हैं कि भी इनका आपस में दंगा फसाद हो। इस तरह के और 2-3 सवालात यहाँ पर इस इंटरव्यू किए गए हैं। कमाल के जवाब दिए हैं प्रतापगढ़ी साहब ने। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छा देखिए, आपके ऊपर एक आरोप लगता है, क्योंकि अभी जिक्र हो रहा है कि आप जो हैं वो बहुत ही कट्टरवादी हैं, ये आपके ऊपर आरोप लगता है। मैं आपका एक शेर पढ़ के सुनाता हूं। ना बुजदिल की तरह, ये आपकी एक बाइट है, बल्कि ना बुजदिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना। अगर इस पे भी लोग ताली बजा रहे हैं, अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार के मरना। अब देखिए, ये किसके लिए है? ये अमन के लिए तो नहीं। मैं आपका सवाल खारिज इसलिए करता हूं कि मेरा सवाल होने तो दीजिए पहले। नहीं, आपने सवाल पूछ लिया। मेरा सवाल ये है, नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये शेर ये है किसके लिए? सुनिए ना, मैं सवाल हो गया। आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं कट्टर हूं। मतलब मेरे जैसी साफ सुथरी हिंदुस्तानी भाषा में बात करने वाला एक भी बयान, मैं तो पूरी भाजपा को चैलेंज करता हूं। भाजपा मुझसे और इसलिए परेशान रहती है ना कि वो जिन शब्दों से खेलती है, मैं उन शब्दों वाली जो यूनिवर्सिटी है ना, वहां से पढ़ के आया हूं। वो एक शब्द है बकैती। मैं उस बकैती को बहुत अच्छे से समझता हूं। शायर प्रतीकों के माध्यम से बात करता है। जब शायर कहता है अपनी महबूबा से कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो क्या वो ब्रह्मांड को नष्ट करने की बात कर रहा है? नहीं ना। शायर प्रतीकों के माध्यम से बात कर। भेड़िया, मैं भेड़िया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। भेड़िए के खिलाफ कितनी कविताएं लिखी गई हैं, आप सबने पढ़ी होंगी। भेड़िया सामने है, उसकी आंखें लाल हैं, उसे तब तक घूरो जब तक वो तुम्हें घूरना बंद ना कर दे। इसमें कट्टरता कहां है? चूंकि भाजपा के कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसे ट्वीट कर दिया तो मीडिया ने बताया कि हाँ, कुछ लोगों ने तो इसको भेड़िए के बजाय कुछ और कह के ट्वीट किया। ये कौवा कान ले उड़ा, जो हम अवध क्षेत्र में कहावत सुनते रहे। तो दरअसल भाजपा जिस चीज से खेलती है ना, मंचों से आप शिकार मत बनिए। मुझे एक बात बताइए, मंचों से मरने मारने की जो बात हो रही है, ये किसके लिए हो रही है? कमाल है। मतलब जब आप मंच पे खड़े होकर के ललकार के कहते हैं, मतलब ऐसी भाषा, ऐसी कविता सुनाऊंगा आपको, तो आपको लगता है कि वो कत्लेआम मचाने की बात कर रहा है शायर। अरे जोश दिला रहा है जनता को। मैं एक मंच पे खड़ा होकर के, सर मैं बड़ी मजे की बात बताऊं, मैं एक कार्यक्रम में गया कोलकाता में। मैंने वहां पर शिक्षा को लेकर के लंबी बातचीत की। मैं अपने हर कार्यक्रम में यह काम करता हूं। मेरा एक शेर है कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, 2 निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। मैं ये शेर पढ़ते पढ़ते एक भूमिका बना रहा था, और भूमिका में मैंने कहा कि अगर समाज में सम्मान पाना चाहते हो, मेरे अपने समाज के ज्यादा लोग वहां बैठे थे, तो मैंने कहा आइए ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, सिस्टम का हिस्सा बनिए, सिस्टम सुधारिए, सिस्टम पे कब्जा करिए। एक तथाकथित चैनल ने यह शब्द उठाया कि इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि सिस्टम पे कब्जा करिए। अब जब हम कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता पे कब्जा करो, कोई नेता ये कहता है, तो भैया वो राजनीतिक रूप से सक्षम होने की बात कर रहा है, लेकिन मीडिया इसको एक नया नैरेटिव दे देगा और लोग उसके खेल में फंस जाते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली यहां पर कि सिस्टम का हिस्सा बनिए, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, लेकिन फिर आपके कुछ ऐसे शेर आते हैं या कुछ आपके ऐसे शब्द आते हैं, अभी आपने बकैती का जिक्र किया, उसको लेकर फिर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। मैं आपको सुनाता हूं। ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तो कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पर समझौता नहीं होगा। क्यों होगा? क्यों होना चाहिए? आप जिस आस्था को मानते हैं निशान भाई, आप बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, आप अपनी आस्था से क्यों समझौता करेंगे? किसी को नहीं करना चाहिए। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, सुन लीजिए। भारत का संविधान कहता है कि सवाल ये है, इमरान साहब अपनी मेरा सवाल सुन लीजिए। जो मेरा सवाल आस्था है उसको मानने का मेरा सवाल, देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? ये सवाल मैं जानता था कि ये सवाल जरूर आएगा। ये सवाल आता क्यों है? दरअसल ये एक खेल है जिस खेल में मीडिया खास तौर से किसी मुस्लिम राजनेता को उलझाने की कोशिश करता है। संविधान कहता है कि आपको फ्रीडम है अपनी आस्था के अनुसार धर्म चुनने का, आप जिस धर्म को मानते हैं उसका सम्मान करने का। इस्लाम धर्म कहता है जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है।
ये सवाल क्यों आता है कि आपको देश ज्यादा पसंद है या इस्लाम पसंद है, या देश ज्यादा पसंद है या संविधान तो धर्म के आधार पर नहीं मुझसे अगर कोई मुझे पूछे कि आपके वालिद आपको में लिखा है धर्मनिरपेक्षता के बारे में, आपकी माँ आपको नहीं, संविधान में धर्मनिरपेक्षता लिखा है तो धर्मनिरपेक्ष, मैं आप मेरे सामने अभी पूजा करिए, भजन गाइए, मैं आपका सम्मान करूंगा, मैं नमाज पढ़ूं, मैं कुरान की आयत पढ़ूं, आप मेरा सम्मान करिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है, गलत तरीके से व्याख्यायित किया गया। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं कि आप मेरा धर्म मानने लगे मैं आपका धर्म मानने लगूं, हम दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, यह है सेकुलरिज्म। अमित शाह जी ने भी सदन के अंदर बोला, बीजेपी कहती है कि शरीयत को मानना है तो पूरा माना जाए, मुसलमान सेविंग्स अकाउंट ना खोलें, लोन ना लें, बैंक में नौकरी ना करें। वो कहते हैं कि शरीयत के क्रिमिनल लॉ को भी माने, चोरी करने पर हाथ काट दें, बलात्कार पर सिर कलम कर दें। गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप संविधान को मानते हैं तो पूरा माने, आधा अधूरा मत माने। देश के मुसलमानों को भी संवैधानिक तरीके से अपना नागरिक मान के, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कैसे, आपने सवाल के जवाब में सवाल दे दिया। क्यों नहीं करूंगा सवाल के जवाब में, लेकिन अगर ये फैक्ट है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा सवाल है कि क्या देश का प्रधानमंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? देश का गृह मंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? राज्य का मुख्यमंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? आपको प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री सब धर्मों के लगते हैं, सब धर्मों के लिए समानता की बात करते हैं। मेरा सवाल है, करते हैं? देखिए ये बात वो एक मिनट इमरान साहब कभी उनसे पलट के पूछते हैं, आप गृह मंत्री जी से पूछते हैं कि जब आप खड़े होकर के आपका एक मुख्यमंत्री असम का जिस तरह की, लेकिन वो ये भी पूछते हैं कि पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों का क्यों? नहीं, हम कह रहे हैं वो उन्हीं, हिंदू कोड बिल नहीं है इस देश में सिखों के लिए अलग से, लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि कांग्रेस ने उसको ऐसा बनाया कि उसमें कोई भी स्पेशल अधिकार नहीं मिलता। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, कुछ भी हो आप बाकी जाके कांग्रेस पे यार, क्योंकि आपको मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के वोट मांगना है, इसलिए आपको मुसलमानों को टारगेट करना है। मुझे पता है आप मस्जिदों के नीचे भगवान नहीं ढूंढ रहे हैं, आप वोट बैंक ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको बुरा कहना है। ठीक है, कहिए, धीरे धीरे जनता समझदार होगी। और जब देखिए सच बात है, मोहब्बत की सदाएं देना और मोहब्बत के लिए लोगों को एकजुट करना थोड़ा मुश्किल काम है। नफरत के लिए आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाइए, किसी भी धर्म के हों, आप अपने धर्म का नारा लगाना शुरू कर दीजिए, आएं बाएं बकने लगिए, 100 लोग खड़े हो जाएंगे, 1000 लोग खड़े हो जाएंगे, और आप खड़े होकर के मोहब्बत की बात करना शुरू करिए, लोग कहेंगे पागल है क्या यार ये। अच्छा इमरान साहब, इस दौर में मोहब्बत की बात कर रहा है, नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। इमरान साहब, अगला शेर नहीं मिसरा सुना रहा हूं और आप इसको पूरा मुकम्मल करिएगा। ये बताइए कि कवि का इशारा किस तरफ है जब आप लिखते हैं कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए? मैं संबित पात्रा की तरफ मेरा इशारा है। उन्होंने बताया था पूरा शेर चैनल पे, ये सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, पूरा शेर तो पढ़ दीजिए। नहीं मतलब अब उन पर बस एक ही मिसरा याद रखने का मन करता है, उसके बाद भुला दिया मैंने, क्योंकि बाद में मुझे समझ में आया कि मैं थोड़ा मैच्योर हो गया हूं। ठीक है जी, अभी आप अंबेडकर की बात कर रहे थे, फिर 2 सवाल पूछूंगा, इस बार दोनों का जवाब दीजिएगा। पहली बार आपने पहले का ही जवाब दिया था। प्रधानमंत्री ने एक बाकायदा ट्वीट करके बोला है कि अगर इतनी इज्जत होती अंबेडकर की तो उनकी तस्वीर सेंट्रल हॉल में कांग्रेस लगाती, बाकी किसी दलों को लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा सवाल मैं ये आपसे कर रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी सिंगल इशू पार्टी बनती चली आ रही है? कोई भी चीज़ होती है आप लाल किताब उठाते हैं, नहीं तो फिर बोलते हैं अडानी इसका रहा। पहली बात तो ये लाल किताब देख करके सत्ता पक्ष इतना भड़क क्यों रहा है? सांड भी इतना लाल कपड़ा देख के नहीं भड़कता जितना लाल संविधान देख के भड़क रहे हैं। गलत क्या है? 10 विजुअल मौजूद है जिसमें राष्ट्रपति महोदय या महोदया, प्रधानमंत्री जी को वही वाला संविधान, जो मतलब कलर से आप संविधान के बुक कवर से आप मतलब तय करेंगे कि ये कौन सा संविधान है। झूठ बोलेंगे सदन में कि राहुल गांधी जो संविधान लेके चलते हैं उसके पन्ने तो कोरे रहते हैं। कल अभी सदन के अंदर बोला है, ऑथेंटिकेट करने के लिए उनको चेयरमैन साहब ने नहीं कहा। बात क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी जिन प्रतीकों के माध्यम से खेलना चाहती है ना, देश अब समझता है। आप उधर तो दलितों के खिलाफ अत्याचार करवाएंगे, आप अत्याचार करवाएंगे, और इधर सोचेंगे कि अंबेडकर जी की एक फोटो लगा देंगे तो दलित बहुत खुश हो जाएगा। आप देश के दलितों को मूर्ख समझते हैं। सब जागरूक हो गए हैं, उनको पता है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को सबसे ज्यादा चोट कौन पहुंचाना चाहता है। आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाते?
क्यों नहीं हक देना चाहते? प्रधानमंत्री जी सिर्फ फोटो लगा देने भर से या एक बार नाम उच्चारित कर देने भर से नहीं काम चलेगा। आप देश की जनता जागरूक हुई है और इसीलिए शायद आप परेशान हैं। ये दबदबा, ये शोहरतें, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं, ये भी बदल देंगे। जब आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो ये भी हमें बताना पड़ेगा कि 370 के मुद्दे पर बाबा साहब अंबेडकर ने कैबिनेट छोड़ी थी। हमें यह भी बताना पड़ेगा वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी कैबिनेट छोड़ने के लिए तैयार थे, वो उससे पूरी इत्तेफाक नहीं रखते थे। कई सारी चीजों पर तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि सामने निकल कर आएंगे अगर आप हिस्ट्री पर जाएंगे। लेकिन एक मिनट, राजगोपालन जी, अच्छा मैं जवाब दूं या आप? अच्छा आप सवाल, ओके ठीक है, ओके गो अहेड। कविता में जवाब नहीं दिया मुझे, वो फर्स्ट वो दे दी, मैं करूंगा। वो कविता में आपसे जवाब लेना चाह रहे हैं सर। मैं देखिए इसके बाद मैं निशांत जी से अनुरोध करूंगा कि एक आध दिन अलग से हम आप बैठे मैं आप सबको घर पे चाय पे बुलाऊंगा और खूब सारी कविताएं। आपकी पॉपुलैरिटी है, मजबूरी है कि मैं मैंने आपसे इमरान साहब आप निशांत जी कह रहे थे कि इतिहास में जाएंगे जी, तो इतिहास में जाएंगे तो आपको कल गृह मंत्री जी भाषण देते देते बोले हिंदू कोड बिल लाए। विरोध किसने किया था हिंदू कोड बिल का? तो इतिहास में तो भाजपा को यह जवाब भी देना पड़ेगा, इतिहास में तो भाजपा को यह जवाब भी देना पड़ेगा कि संविधान का विरोध किया था उनके आनुषंगिक संगठन, उनके मदर संगठन ने। आपको इतिहास में यह भी जवाब देना पड़ेगा कि आप तिरंगे का विरोध करते रहे। मेरा एक शेर है, मेरी एक नज्म है, उसका एक शेर है, उसके एक बंद है कि जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इमरान जी, बहुत अच्छे अंदाज में आपने वर्तमान सत्ता की बखिया उधेड़ी है और समाज की जो समस्याएं हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने समस्याएं तो गिनाई, विकल्प क्यों नहीं बन पा रही है, इसका एक मैं जवाब दे रहा हूं, एक सवाल पूछ रहा हूं एक शेर के माध्यम से जो स्वागत है। यह है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सुना है लूट लिया है किसी को रहबर ने, यह वाकया तो आपकी दास्तां से मिलता है। इसलिए कि शरद पवार से लेकर के ममता बनर्जी, और अभी आप कह रहे थे कि नई संसद क्यों बनाई, कल ही उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बहुत अच्छा काम किया है नई संसद बना के मोदी ने, ये अखबारों में भी आया है। वहाँ से लेके ममता बनर्जी सारे ये जो आपके सहयोगी हैं, यही वो रहबर तो नहीं है मेरा। नहीं देखिए सर, सबसे पहली बात ये कि बहुत सारे मुद्दे हैं कि जिस पर हमारे सहयोगी दल जरूरी नहीं कि मतलब हमारे जैसी ही राय रखते हो, लेकिन जब बड़ा कॉज सामने होता है, जब बड़ी बात सामने होती है तो उस मुद्दे पर आपको एकजुट दिखते हैं। मुझे बताइए क्या भाजपा गठबंधन के सारे लोग एक जैसा दिखते हैं? मैं सुनिए, मैं एक सिर्फ उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश में एक नेता है ओम प्रकाश राजभर, उनके भाषण सुने हैं आपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में? वो भाजपा के गठबंधन में इन दिनों। जीतन राम मांझी दी भाजपा की कैबिनेट में, नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में है। भगवान श्री राम को लेकर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को लेकर के उनके वक्तव्य सुने हैं आपने? भाजपा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बताए कि क्या वो मांझी के बयान से सहमत है? नहीं, बिल्कुल सही है आपकी। बगले झांकने लगेगी भाजपा। होता क्या है ना कि आप बहुत सारे मुद्दों पे आपकी राज्य की जो राजनीति है और सेंटर की जो राजनीति है, दोनों के मुद्दे अलग हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसपे आप सेंट्रल पॉलिटिक्स करने वालों से हो सकता है थोड़े से असहमत हो, लेकिन यही तो अच्छी बात है ना। यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे मेरी बातों से हो सकता है असहमत हो, लेकिन जब मैं अच्छी बात बोल रहा हूं तो ये ताली बजा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। दरअसल इतनी ही उदार होनी चाहिए राजनीति। हां, हम जीते नहीं, लेकिन यह भी सच है कि 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा लगाने वाले लोग 240 पे आके अटक गए, और यह अटकना ही है कि आज संविधान के 75 सालों का जश्न मन रहा है, वरना जश्न न मन रहा होता, कई अमेंडमेंट अब तक हो रहे होते। और ये जो आज बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के अहंकार भरी बात बोलने का साहस आया है, ये भी आया है क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा येन केन प्रकारेण जीत गए, वरना ये जबान भी ना निकलती, ये भाषा भी ना इस्तेमाल होती। तो राजनीति में होता है हां, लेकिन फिर भी हम एक मजबूत विपक्ष की तरह लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, और इतिहास ये कहेगा जीत हार अपनी जगह है। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। हम लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। इमरान साहब जी, राशिद साहब सर, हाँ प्लीज गो अहेड विनोद जी। इमरान साहब, आप अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब हम संसद देखते हैं
और बरसों से देख रहे हैं, जो आज की संसद है तात्कालीन, जो आपका पक्ष है जिसके पास वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है संविधान के बारे में, उससे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल मेमोरी तो किसी पार्टी के नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन जब बहस हुई तो हमारे मित्र जो अभी आपको इंगित कर रहे थे फर्स्ट अमेंडमेंट, जो कि प्रोविजनल पार्लियामेंट लाई थी, ये कथन गलत है कि बिना किसी पार्लियामेंट के वो आ गई थी। इट वॉज प्रोविजनल पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपने आप को प्रोविजनल पार्लियामेंट में तब्दील किया था। और फर्स्ट अमेंडमेंट वॉज अगेंस्ट जमींदारी पता एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो आज तक हैं, किसी ने हटाया नहीं। आप लोग उस वक्त तुरंत जवाब क्यों नहीं देते? अपना पढ़ाया हुआ पाठ खुद ही भूल गए। आप अपने इतिहास को भूल गई, आपकी पार्टी, आप क्योंकि अपने इतिहास को भूल गई, इसलिए आपके विपक्षी जो हैं अपने इतिहास को आपके इतिहास में थोप रहे हैं। सर बहुत अच्छी बात आपने कही, आपका शुक्रिया कि आपने वो चीजें याद दिलाई। मैं मानता हूं और मैं लगातार थोड़ा निराश भी हूं सदन की कार्रवाई को देख करके। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं सच में, मतलब बाहर लोगों को लगता है आज भी देश का एक बड़ा वर्ग है, खेतों में खलिहानों में काम करने वाला, गांव का गरीब मजदूर, उसको लगता है कि हमारी बात अगर संसद में उठ गई तो बहुत बड़ी। मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे लाखों लोग फॉलो करते हैं, उनके इनबॉक्स में मैसेजेस होते हैं, भैया हमारा मुद्दा उठा दो पार्लियामेंट में, हमारा मुद्दा उठा दो। हालत यह है कि इस पूरे सत्र में 0 आवर लगाते रहे, स्पेशल मेंशन लगाते रहे, मैं एक शब्द नहीं बोल पाया हूं पूरे पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि संसद चली ही नहीं। जब संसदीय मर्यादा और संसदीय लोकतंत्र को मतलब एकदम से मिसमार किया जा रहा हो तो हां, बाहर हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम बोल क्यों नहीं रहे। सच्चाई यह है कि कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। उन्हें आवाजें पसंद ही नहीं है, उसके लिए वो हर हथकंडा अपनाते हैं कि आप बोल ना पाएं। लेकिन मुझे खुशी है कि एक नई पीढ़ी आई है जो लड़ भिड़ के बोलने की कोशिश कर रही है, और हम आपको आश्वस्त करते हैं सर, आप अपनी इन्हीं जागती आंखों से संसद में लड़ते और बोलते हुए देखेंगे हम लोगों को, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। राशिद साहब कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। इमरान साहब, आप एक बड़े लोकप्रिय शायर हैं। जब से आप सक्रिय राजनीति में आए हैं, जिस तरह से देश में एक माहौल है विचारधारा को लेकर के, अलग अलग तरह की राय पेश की जाती है, तो क्या आपकी जो लोकप्रियता है, मकबूलियत है, उसका दायरा कम हुआ है या बढ़ा है? और दूसरी बात, ये जो मुसलमान और उर्दू को एक जो मुख्य धारा से हटाने का एक जो नैरेटिव बना है, उसके ऊपर आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, नैरेटिव बनाया किसने है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं कहूँ सर कि मैं साहित्य की दुनिया से थोड़ा सा इधर आ गया राजनीति की तरफ, मेरा वैसे लोकप्रियता का कोई नुकसान नहीं हुआ, आर्थिक नुकसान जरूर हुआ। कार्यक्रम कम कर पाता हूं, पैसे नहीं कमा पाता। जो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तनख्वाह मिलती है, उससे सच में बात यह है कि आपके साथ जो पूरा हुजूम रहता है उसके खर्चे नहीं चल सकते, उसको चाय आप सही से नहीं पिला सकते, सच्चाई है। लेकिन ठीक है, यह भी एक दौर होता है सर, आपको करना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ कार्यक्रम बीच में कर लूं ताकि घर चल सके। अभी चूंकि अकेला हूं, शादीशुदा नहीं हूं, तो घर चलाने में भी ज्यादा मतलब पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, भविष्य में और सोचना पड़ेगा। दूसरी बात सर, उर्दू और मुसलमान, इन दोनों चीजों के खिलाफ चूंकि सत्ता एक नैरेटिव बना रही है, उनको सूट करता है ना ये, उर्दू के खिलाफ बोल दो, मुसलमान के खिलाफ। कल गृह मंत्री जी सदन में खुलेआम एक झूठ बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर मुसलमानों को राज्यों में, 1-2 राज्यों में, जयराम रमेश जी ने खड़े होकर कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप ऑथेंटिकेट करिए। चेयरमैन साहब ने नहीं दिया फ्लोर, मजबूरन आज मुझे इस प्रोग्राम में। मेरे 2 सवाल हैं आपसे इमरान जी। पहला सवाल ये है कि संभल का मसला बहुत गर्म है उत्तर प्रदेश में, तो उस पर आपकी पार्टी और आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि मामला अदालत के बाहर निपटाया जाना चाहिए? और दूसरा सवाल है कि आपकी पार्टी, एक ज़माने में लोग कहते थे कि जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और अब ये राष्ट्रीय पार्टी जाति पे वोट मांग रही है। ये 2 सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी जाति पे वोट नहीं मांग रही। आपका पहला सवाल है कि संभल के मुद्दे पे आपका क्या कहना। यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हैं, हम किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं, इससे हट के एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि संभल के मुद्दे का हल कैसे होना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण यह है कि वो जो 5 नौजवान मारे गए, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा नैरेटिव बना दिया गया कि चर्चा जो है ये हो रही है कि आज पुलिस प्रशासन ने ये बयान दिया, आज ये दिया। जिस दिन से वो 5 बच्चे, नौजवान बच्चे, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे दंगाई कह के सीधे गोली मार दी तुमने,
उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं बहुत भावुक हूं। क्या किसी ने एक संवेदना का शब्द, सत्ता में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति ने एक संवेदना का शब्द बोला है? 5 लाशें उठी हैं। इधर 26 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदया संसद में भाषण दे रही थी, मैं सामने बैठा हुआ था, और 162 किलोमीटर दूर संसद से संभल में 5 जनाजे एक साथ उठ रहे थे। छोड़ दीजिए वो हिंदू थे या मुसलमान थे, विजुअल हैं इस बात के ना कि पुलिस गोली चला रही थी। मैं भी यहां बैठ के बात कह रहा हूं। अगर पुलिस ये कहती है कि वो पत्थर मार रहे थे, तो उन लड़कों को किसने मारा उसका विजुअल आपके पास कहां है? पुलिस जो नैरेटिव बना दे, डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सत्ता के शीर्ष पे बैठे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है? सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है, पुरखे हम सबके गोद में तेरी खाक ओढ़ के लेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं, है ना? इमरान साहब, बीजेपी कह रही है, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुझे हैरत है, ये निकल आया, वो निकल आया। यहां आज भी, कल भी संसद में संविधान पे बहस हो रही है और वहां बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं करेगा इस पे, मीडिया भी बात नहीं करेगी, राजनीतिक दल भी बात नहीं करेंगे। कितना मतलब, मैं एक बतौर इंसान, एक देश का एक जिम्मेदार नागरिक, पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं सवाल पूछता हूं, सत्ता क्यों चुप है? संवेदना के एक शब्द भी क्यों नहीं? हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। राहुल गांधी जी जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष को क्या अब यह भी अधिकार नहीं रह गया है कि वो जाकर के पीड़ितों से मिल सके? मुझे देश से पूछना है, क्यों नहीं मिलने देंगे? क्या छुपाना चाहते हैं? आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, वो पीड़ित परिवार के साथ मिलना चाह रहे थे। यहां पर बीजेपी बार बार यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस एक लाइन नहीं ले रही, वो ये नहीं बता रही कि आखिर वो है किसके साथ। भाजपा किसके साथ है, सवाल मेरा है। सरकार किसके साथ है? नहीं, वो तो खुल के कह रहे हैं कि हम मंदिर के साथ। हाथ रख करके कसम खाने वाले लोग किसके साथ खड़े हैं? संविधान के साथ, या किसी धर्म के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी जाति के साथ, किसी मजहब के साथ? इंसान के साथ क्यों नहीं है? पीड़ितों के साथ क्यों नहीं है? योगी जी कह रहे हैं खुलकर कि अगर वहां पर विष्णु का 10वां अवतार होगा तो हम वहां पर उसी के साथ हैं। अवतार हो, उससे किसको इनकार हो सकता है? भगवान का अस्तित्व सब स्वीकार करते हैं, लेकिन इंसान का अस्तित्व भी तो स्वीकार करिए सत्ताधीश महोदय। ठीक है, राशिद साहब। इमरान साहब, आप एक बहुत ही लोकप्रिय शायर हैं। आपने राजनीति में कुछ चुनौतियां देखते हुए आप उसमें सामने आए और आप उसको, कांग्रेस ने आपको राज्यसभा में महाराष्ट्र से आपको लेके आई। लेकिन क्या वजह है कि आपने मोहब्बत की दुकान शामिल करी, मोहब्बत की दुकान में आप शामिल हुए और उस बात को आपने आगे बढ़ाया, लेकिन जब बटेंगे तो कटेंगे की बात आई महाराष्ट्र में और एक है सेफ है, वहाँ जो कांग्रेस का पूरा ये जो मोहब्बत की दुकान थी वो एक तरीके से बैठ गई, फ्लॉप हो गई। आप एक लोगों के बीच में जाते हैं, आपने वहाँ सभाएं भी की थी, लोग भी आए थे, क्या वजह आपको नज़र आती है कि आपकी दुकान नहीं चली और बटेंगे वो कटेंगे वो चल गया? बहुत शुक्रिया रशीद किदवई साहब, बहुत सीनियर हैं, कई बड़ी किताबें लिखी हैं उन्होंने, राजनीति के बड़े जानकार हैं। देखिए, मैं आया, मोहब्बत की दुकान में शामिल हुआ। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूं कि मैं नफरत की दुकान में शामिल नहीं हुआ, और किसी को भी नफरत की दुकान की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो। मैं मोहब्बत की दुकान की तरफ शामिल हुआ। आप क्या कहना है कि महाराष्ट्र में वो दुकान क्यों नहीं चली? हाँ, नहीं चली। मैं भी हैरान हूँ। मैंने 30 के आसपास सभाएं की। मैं झारखंड में भी चुनाव प्रचार में था और मुझे तो ग्राउंड पे झंडे भी नहीं दिख रहे थे जो पार्टी अभी वहां सत्ता में आई है। सच्चाई है, जो क्राउड उमड़ के आ रहा था, लोग स्वतः जिस तरह से सामने आ रहे थे, हम सब आशान्वित थे। हरियाणा का रिजल्ट तो सत्ता जिनकी आई है उनके लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि हम कैसे जीत गए। हरियाणा में भी मैं चुनाव प्रचार में था, तो कुल मिला के वो रिजल्ट सब वहां के गांव के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं, मैं चूंकि वहां से सांसद हूं महाराष्ट्र से, वो खुद कह रहे हैं कि भाई पूरे के पूरे गांव ने, अधिकांश लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोगों को वोट दिया, वो वोट गए कहां? ग्रामीण प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिर वहां कर्फ्यू लगा दिया जा रहा है। उन्हें मॉक पोलिंग का जो एक उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला था मकरवाड़ी में, वो नहीं करने दिया गया। हम भी हैरान हैं। दूसरी बात यह कि मोहब्बत की दुकान अगर एक बार नहीं खुल सकी या मोहब्बत के फूल अगर मुरझा गए, तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पतझड़ के साथ चले जाएंगे। हम फिर से बहारें लाने की कोशिश करेंगे, हम फिर से फूल खिलाने की कोशिश करेंगे। ये तो एक मुसलसल जंग है, ये नफरत और मोहब्बत के बीच एक जंग है। अगर हम यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हैं, आपका पहला प्यार अगर कहीं से आपसे रूठ जाता है, दूर हो जाता है, तो जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं, नए प्यार तलाशने की कोशिश करते हैं।
हम लोग आपने साहित्यिक सवाल पूछा था, मैंने साहित्यिक जवाब दिया। 2025 संविधान का अमृत वर्ष है, 75 साल पूरे हो रहे हैं। अच्छा होता कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जश्न मनाते, लेकिन संसद में हुआ कुछ और। निशांत जी, मैं युवा हूं और मैं हर दिन 8 घंटे 9 घंटे रोज सदन में मौजूद रहता हूं। 100% मेरी अटेंडेंस रहती है। मैं एक अच्छे सांसद की तरह मैं सीखने और समझने के लिए वहां पे जाता हूं। मैं पिछले 2 दिन से संविधान पे बहस सुन रहा हूं। आप विश्वास करें, मतलब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। गृह मंत्री जी कल भाषण दे रहे थे और जिस अंदाज में उन्होंने अंबेडकर जी को, जिस अंदाज में उन्होंने कहा ना कि आज एक फैशन हो गया अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। देश के गृह मंत्री की यह भाषा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अंबेडकर भगवान ही हैं। भगवान मानता है उनको। इस देश की महिलाओं को जो अधिकार दिया है उन्होंने, वो भगवान जैसा ही है। तो मुझे लग रहा है, आप कह रहे हैं कि जश्न मनाना चाहिए, तो मेरा भी मन करता है कि मैं जश्न मनाऊं। मेरा भी मन करता। 75 वर्ष हम लेके आए थे संविधान को, कांग्रेस पार्टी संविधान लेके आई। आप अंदाजा लगाइए कि पंडित नेहरू को 1947 में जो देश मिला था, वहां से उठा करके देश को कहां लेकर के आए। आज आप उन पुरखों को कोसते हैं। एक मिनट, क्या ये अच्छा है? थोड़ा आपको बीच में रोक रहा हूं। इमरान जी, इसके आगे एक मिनट, इसके आगे उन्होंने जो कहा गृह मंत्री ने, सिर्फ उन्हीं का मतलब असेंबली में इसके आगे, बिल्कुल सारे लोग, तो मैं सबका जिक्र कर रहा हूं। इसके आगे गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि ऐसी क्या हो गया था कि अंबेडकर जी को नेहरू जी की कैबिनेट छोड़ के जाना पड़ा। इसके आगे भी तो उन्होंने बहुत कुछ कहा। वो चीजें इग्नोर हो जाती हैं और खाली इस चीज को पकड़ लिया जाता है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा क्या उन्होंने एक बार भी प्रशंसा की नेहरू जी की? क्या एक बार भी प्रशंसा की उन्होंने मौलाना आजाद की? क्या एक बार भी उन्होंने प्रशंसा की महात्मा गांधी की? क्या एक बार भी प्रशंसा की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों की? उन्होंने खुद नहीं की। खुलकर कहा कि उनको सभी को एक साथ देखना चाहिए, अंबेडकर जी को किसी एक दल की तरह नहीं देखना चाहिए। सिर्फ अंबेडकर जी, देखिए, जब भाजपा नारा महापुरुषों का भाजपा एकता का नारा लगाती है, तो उसमें क्या उसके जो एकता का नारा है उसमें अल्पसंख्यक हैं कहीं? मेरा सवाल है। और जब अल्पसंख्यकों की बात होती है तो मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपको रतन टाटा नहीं चाहिए? एक मिनट, उनका ये कहना है। मेरा ये पूरा कर लेने दें। क्या भाजपा को अगर सिर्फ बहुसंख्यक वाली बात करनी है तो क्या उन्हें रतन टाटा नहीं चाहिए? क्या उन्हें कलाम साहब नहीं चाहिए? क्या उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाहिए? क्या उन्हें होमी जहांगीर भाभा नहीं चाहिए? कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया था? नहीं, कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया? कलाम साहब भी उसी समुदाय से आते हैं जिनको लेकर के आप जो भाषण देते हैं। कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया था? हम अब एक मिनट आगे, एक मिनट जी। क्या नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न नहीं मिला? क्या सरदार पटेल की स्टैचू नहीं बनी? निशांत जी, आपको लगता नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी में जमीन आसमान का अंतर? मैं नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय की बात कर रहा हूं। आपको अंतर नहीं। आपने कहा ना किसने नाम प्रपोज किया था? नाम प्रपोज किया था उस दौर में अटल बिहारी। आपको लगता है कि यह भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा है? आपको लगता है? समाजवादी अगर आपको लगता है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी। तो नाज़रीन गिरामी, ये था आज का इंटरव्यू इमरान प्रतापगढ़ी साहब का कि कहा गया उनको कि आप मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ उकसाते हैं और अपने आप को भूल गए। मैं आपको 20 मिसालें ऐसी दूंगा अभी कि जहां पर हिंदू नेताओं ने, सियासतदानों ने बर्बादी करके रखी है और क्या दावा कुछ और करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ लोगों को उकसाते हैं। मिसाल के तौर पर एक नारा था सबका साथ सबका विकास, तो मुसलमानों के इलाकों में स्कीमें नहीं पहुंची। ये सबका साथ सबका विकास जो मैं समझता हूं कि भी फायदा भी सबको होगा, साथ भी सबका होगा, लेकिन मुसलमानों को वो नहीं मिला। मुंबई के मुसलमान अक्सरियती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बदतरीन हो चुका है। ना तो रोड्स हैं, ना पुल्स हैं, ना इशारे लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं है और इंसान मर रहे हैं रोडों पे। दूसरी मिसाल दूंगा, आइन की बालादस्ती का नारा लगाया जाता है कि भाई आइन की बालादस्ती होगी, कानून संविधान को सब मानेंगे, किसी भी मजहब के लोग हों, लेकिन गोरक्षों के हाथों मुसलमानों का कत्ल हुकूमत खामोश है। और जो अभी पहलगाम में हुआ या पहलू खान में का कत्ल, तो कातिल बरी हो चुके हैं। अच्छा, आगे ख़वातीन के हुकूक की बात की जाती है मुसलमानों के ख़िलाफ़, और मुसलमानों के हुकूक की बात ये की जाती है कि ख़वातीन के हुकूक की
कि हम उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पर्दे से बरी करेंगे, औरतों को तलाक क्यों दी जाती है, 3 तलाक क्यों दी जाती है, या फिर हम औरतों को अदालत तक रसाई देंगे, ये दावा किया जाता है। तो 3 तलाक पर कानून बनाया, लेकिन हिंदू औरतों के मज़ालिम पर खामोश हैं। जो हिंदू औरतों के साथ हो रहा है घरों के अंदर, उस पे खामोश है। मुसलमानों के लिए क्यों तलाक का कानून बना दिया, हिंदुओं के लिए भी तो कोई साथ बनाते ना हिंदू कोर्ट के अंदर। और फिर आगे क्या हुआ कि ऊना में दलित औरतों पर जुल्म, हुकूमत की सर्द मोहरी, खामोश हो गई हुकूमत। अच्छा, अगला दावा, मजहबी आज़ादी होगी सबको। अजान पर माइक बंद करवाने की मुहिम और अजानों पे पाबंदी हो गई, पूरा हिंदुस्तान खामोश है। और यूपी में कई शहरों में अजान पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। अच्छा, आगे आते हैं, सब धर्मों का एहतराम, ये एक नारा लगाया जाता है। सिर्फ राम नवमी, दिवाली और हिंदू त्योहारों पर सुर्ख सरकारी खर्च किया जाता है, मुसलमानों के त्योहारों पर नहीं किया जाता। अच्छा, आगे छठा दावा यह कि यकसा सिविल कोड की बात की जाएगी। सिख, हिंदू, ईसाई पर्सनल लॉ को नहीं छेड़ा। मिसाल, सिख शादी एक्ट, हिंदू अनुवेक कानून बरकरार रह गया। तो अब मसला यह है कि जो आप दावा करते हैं उसमें अपने हिंदुओं को अलग कर देते हैं। अक़लियतों की हिफाजत का दावा किया गया। मस्जिदों पर हमले, मुसलमानों का कत्ल, हुकूमत की बेहिसी, ये सारा मौजूद है। और दिल्ली फसादात 2020 में पुलिस की जानिबदारी, पुलिस साथ हो गई। अच्छा, आगे आए, सब बराबर शहरी हैं, ये एक दावा किया जाता है हिंदुओं की तरफ से। और CAA में मुसलमानों को शरीयत के हक से महरूम करना, ये इनका अमल है। और NRC आसाम में 19 लाख लोगों को बाहर किया गया, अक्सरियत इसमें मुसलमान थे। तो अपने दावों के खिलाफ करते आ रहे हैं, जहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी साहब खूब इनकी चित्रोल करते हैं। आगे दावा, तालीम सबके लिए, अमल मदरसों को दहशतगर्दी से जोड़कर बदनाम कर रहे हैं ये लोग, कौन, हिंदू। और फिर इसकी एक मिसाल है, यूपी में मदरसों के सर्वे करवाकर खौफ फैलाया गया, अपने दावे के खिलाफ चले आ रहे हैं। नंबर 10, मीडिया की आज़ादी। मुसलमान हो क्या रहा है, मुसलमानों के हक में बोलने वाले चैनलों पर पाबंदी। अब दावा क्या है कि मीडिया आज़ाद है, और जो मुसलमानों के हक में बोलने वाले चैनल हैं उन पर पाबंदियां लगा दी। और फिर क्या हुआ, मीडिया ट्रायल में हर मुसलमान को मुल्ज़िम बनाकर पेश कर दिया जाता है। ये 10 मिसालें, 10 और भी मेरे पास हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि दोगली पॉलिसियां हिंदू करते चले आ रहे हैं, मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, दलितों के साथ। हम इस पे बोलते रहेंगे, हक की बात हमने करनी है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।